नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, रेलवे में चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, कुछ भी हो दोस्तों, इसमें मैथ का वेटेज बहुत अच्छा खासा रहता है। और हम ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके सामने कि जो नया पैटर्न चल रहा है, अगर आप जो मेरे द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उतना भी कर लेते हो, तब भी आपका मैथ में एक बहुत अच्छा स्कोर मॉक टेस्ट में होना शुरू हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन को हमें बड़े आराम से पढ़ना है। एक व्यक्ति गंतव्य तक मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए चार अलग अलग रास्ते से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा क्या देखना है? औसत चाल पूछा है। औसत चाल क्या होता है सर? औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो, औसत चाल हमारी क्या होती है? औसत चाल बराबर कुल दूरी। जितनी भी दूरी है हम उसको लिख देंगे जोड़कर, कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है हमारी? 20, 15, 10, 24 जोड़ेंगे। 20, 15, 35, 10, 45, 45 और 24 69। तो हमारी कुल दूरी आ गई कितनी? 69। अब हमें समय चाहिए, और समय क्या होता है? समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी, अगर हम यहां से देखें तो 20 बटे 5। ए द्वारा कितना समय लिया गया? दूरी बटे चाल करनी है हमें तो हर उसमें, तो ए द्वारा 20 बटे 5 मतलब ए द्वारा 4 समय लिया गया। बी द्वारा दूरी बटे 4 मतलब 15 बटे 3 5 समय लिया गया। सी द्वारा 10 बटे 2 मतलब 5 समय लिया गया। डी द्वारा 24 बटे 4 मतलब 6 समय लिया गया। इन सबको हम जोड़ देंगे। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो अब देखिए कुल दूरी 69 और कुल समय 20। कुल समय आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करना है। तो देखो नीचे हमें जीरो बनाने की कोशिश करना है अगर पॉइंटों में आ रहा है। जैसे कि 5 का गुणा ऊपर किया 20 पंजे 69 इंटू 5। 20 पंजे क्या आ गया? नीचे 100 आ गया। अब इसका गुणा करो, 5 नाम 45, 5 छिक्का 30 और 4 34, 345 बटे 100। तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। 3.45 ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहां पर इसको समझ लेना। तो जब भी औसत चाल पूछेगा आपको, तो आपको क्या करना है? कुल दूरी, जितनी भी दूरी है वो लिखना है, और नीचे आपको कुल समय लिखना है। अब याद रहे, कुल दूरी बटे कुल समय लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, यदि 5x - 2y डिवाइडेड, ये अनुपात है मतलब डिवाइडेड बाय x - 2y इज इक्वल टू 9 बटे 17 है, तो 9x डिवाइडेड बाय 13y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। 13 एक क्या है? प्राइम नंबर, मतलब लास्ट में जो भी मिलेगा 9x डिवाइडेड बाय 13y। अब x की वैल्यू रखना पड़ेगा हमें, y की वैल्यू रखना पड़ेगा, लेकिन 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम यहां से देख के ये मार्क्स कर सकते हैं कि नीचे 13 का मल्टीपल आएगा, जिसमें भी 13 का मल्टीपल हो वो हम मार्क कर सकते हैं अगर हमारे पास समय नहीं है। सॉल्व करते हैं। देखिए 5x - 2y डिवाइडेड बाय x - 2y, अनुपात का मतलब डिवाइडेड बाय, बराबर 9 बटे 17। इसे सॉल्व करते हैं जल्दी। 17 × 85x, 17 दूनी 34y, 9x 9 का गुणा किया -9 दूनी 9x - 18y। इसे सॉल्व करते हैं। 85 में से 9 गया 76x। ये 34y उधर जाएगा तो 34y में से अगर 18y जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 16y। ये आ जाएगा आपका 16y। अब देखना, ये 34y 18y 16y। अब ये x अपॉन y की वैल्यू निकालना है हमें, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा? यहां से x अपॉन y ये हो जाएगा कि ये 76 नीचे चला जाएगा तो 16
बटे 76। 16 बटे 76 4 से काटा तो 4 चौको 16 और 19 चौको 76। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 19। यहाँ रख दीजिए 9, x की जगह 4 रखो तो 9 गुणा 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 गुणा 19। अब देखो नीचे क्या है, प्राइम नंबर है जो कि ऊपर को नहीं काट रहा, 9 चौको 36 मतलब ऊपर क्या रहेगा 36 रहेगा, तो हम इतना ही सोल्व करेंगे और मार्क कर देंगे। और नीचे क्या है, नीचे 13 का मल्टीपल भी मिलेगा, 19 का मल्टीपल भी मिलेगा, जो कि हमने आपसे सोल्व करने से पहले ही बोल दिया था कि आप यहीं से मार्क कर सकते हो। तो इस तरीके के सवालों को हमें ऐसे सोल्व करना है। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसे हम एक ट्रिक से करते हैं। देखिए हमें पता है क्या, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर व्यय प्लस सेविंग बचत होती है। अब इसका रेशियो ले लीजिए आप, तो जैसे देखें 3 जीरो से ये 3 जीरो क्वेश्चन में ही काट दी, 5 से काटा 19 बार गया 19 यूनिट, 5 से काटा 15 बार गया। अब देखो आय है आपकी, रेशियो ले लिया आपने 19 यूनिट और वे है आपका कितना 15 यूनिट। अब बताइए आप, अगर आपकी आय 19 रुपए है, खर्चा कर दिया 15 रुपए, तो बचत कितनी बची, आप बोलोगे सर 4 यूनिट। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब ये क्या बोल रहा है, आय में 18%, तो यहाँ 18 लिख दीजिए, 18% बराबर व्यय में कितना 12%, यहाँ 12% लिख दीजिए। 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी नहीं पता, तो x लिख दीजिए। अब इसका इसमें गुणा करिए आप, 19 का 18 में करिए, 18 नंबर 162, 18 एकम 18 18 16 क्या हो गया 342 बराबर 15 गुणा 12 12 पंजे 60, 12 एकम 12 वर्ष 18 180 प्लस में 4x। 342 में से 180 आपको घटाना है, 342 में से 180 घटाओगे तो पहले से 200 बना लो, ये 20 आ गया, 120 आ गया और 162 आ गया। 162 बराबर आ गया 4x, तो x बराबर आ गया 162/4, 4 चौको 16, 0 4 पंजे 20, 40.5% ये आपका यहां से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दिव्या ने एक कार इतने रुपए में खरीदी और इतने रुपए में बेच दी, उसका लाभ परसेंट बताइए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत और रेशियो में जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो वहां में ओरिजिनल वैल्यू से कोई फर्क नहीं रहता, हम सिर्फ रेशियो बना लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। जब हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें रेशियो बनाना है। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 से काटा तो 5 7 35 और 0, अब 5 से काटा तो 5 8 40, 3 5 7 35। ये अब ये बोल रहा है इतने में खरीदी, मतलब ये है आपका सीपी क्रय मूल्य और ये है एसपी विक्रय मूल्य। अब आपसे क्या पूछा है, लाभ परसेंट बताइए। तो आप मुझे बताओ लाभ और हानि परसेंट किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। तो ये 70 नीचे आ गया, कितना लाभ हुआ 70 से 87 हुआ, मतलब 17 इंटू 100, ये लाभ परसेंट है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखो ये आपके सामने वैल्यू है, 0 से 0 काटा तो 170/7, 7 दूनी 14, 3 बचा 7 चौको 28, 24 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ देखिए 24.3, ये आंसर एक ही है। दशमलव के बाद कुछ भी आए, क्योंकि हम 24 तक तो पहुंच ही गए, तो हम यहाँ से अपना आंसर मार्क कर देंगे। एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो शंकु है हमारा, उसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, फिर हमें बेलन के फॉर्मूले पता होना चाहिए। जब तो जरा देखिए शंकु ये रहता है, एक बार फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे आराम से। तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये घुमावदार है 3D है, तो ये जो घुमा हुआ है ना, ये वक्र पृष्ठीय कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसे। ये क्या होता है, इसका पाई आर एल होता है। ये क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब हम चलते हैं किस पर, बेलन पर। तो बेलन की अगर हम बात करें तो बेलन में देखा हमने कि इसका वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया टी ए से क्या होता है
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h ये होता है, ये इसका, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r प्लस l रहता है इसका। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब इनके बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है ना, आगे इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए, लंबवृत्तीय बेलन के व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r और r प्लस h होता है। अब मैंने इसका अंदर गुणा कर दिया तो क्या आया 2 पाई r h प्लस 2 पाई, ये पाई यहां लिख देता हूं, इसका अगर अंदर गुणा करोगे तो 2 पाई r स्क्वायर आएगा, 2 पाई r स्क्वायर आएगा, तो एक r ये लिख दिया, और एक बार और अंदर गुणा करोगे तो 2 पाई r h आएगा। अब देखो, ये एक 2 पाई r h और एक ये 2 पाई r h, क्या होगा हमारे पास 4 पाई r h प्लस 2 पाई r इंटू r स्क्वायर। अब यहां से हमें सॉल्व करना है। देखो, 4 गुणा पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r कितना दिया है हमें, व्यास 14 दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और हाइट कितनी दी है हमें 2, प्लस 2 गुणा 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दी है हमें 7 गुणा 7। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये 7 से ये 7 कट गया, तो 22 को 88, 88 इंटू 2 प्लस 7 से 7 कट गया, तो 7 दूनी 14, 14 गुणा 22, ये हमें सॉल्व करना है। अब क्या हमें ये पूरा सॉल्व करना है, हम पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डिजिट सम लगाएंगे। डिजिट सम कैसा, 8 और 8 16, 16 और 1 8 और 8 16 17, 60 डिजिट सम इंटू 2, 7 दूनी 14, 5 डिजिट सम, 4 और 1 5, 5 चौक को 20, 2 डिजिट सम मतलब 7। जिसका भी डिजिट सम 7 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 का डिजिट सम 7, ये हो सकता है। 8 और 3 11, ये नहीं होगा। 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगा। 9, 8 और 6 14, ये भी नहीं होगा। तो हम कैलकुलेशन ना करके हम डिजिट सम से अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। एक और देखो, 8 दूनी 16, इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी 6, और 2 चौक को 8, इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी 8। यूनिट डिजिट जोड़ो 8 और 6 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, तो जिसका भी यूनिट डिजिट 4 होगा हम वो भी अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। देखो, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। दोस्त, ये क्वेश्चन अब जो पैटर्न बन रहा है हर एग्जाम का, वो कैलकुलेटिव होता जा रहा है। तो हमें मेन हमारी यही चीज है कि हमें कैलकुलेशन को किस तरीके से ब्रेक करना है। हम देखते से ही समझ जाए बड़ी बड़ी वैल्यू को कि ये इसका मल्टीपल है, तो वो जब आप प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे लगाते रहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैलकुलेशन को किस तरीके से मोड़ना है। देखो, ये कुछ ऐसा हुआ होगा, भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से, अगर पहली साल 100 है तो 100 का 3%, 3 बढ़ गई, तो दूसरी साल हो गई 103। ठीक है, यदि शहर में भालुओं की कितने साल की बोला, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष इतनी दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या, तो पहली साल भी 100 से 103 हुई होगी, दूसरी साल 2 वर्ष का बोला है, दूसरी साल भी क्या होगी 100 से 103 हुई होगी। अब आपसे ये बोला है ये पहले की जनसंख्या है कितनी 100 गुणा 100, और ये बाद की जनसंख्या है कितनी 103 गुणा 103। अब देखो उसने क्या दिया है हमें कि वर्तमान जनसंख्या जो अभी की जनसंख्या है आपकी वो 103 गुणा 103 है, और इसकी वैल्यू दी है 21,218, 21,218। मतलब कैलकुलेशन का स्तर देखो क्या बना है, 103 गुणा 103 की वैल्यू दी है आपको 21,218, और निकालना है आपको 100 गुणा 100 की वैल्यू आपको निकालना है। निकालो, मैं ये बोल रहा हूं इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। अब इस कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, तो देखो 103 इंटू 103 बराबर क्या दिया है 21,218, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या जाए 21,218 डिवाइडेड बाय 103 गुणा 103, और निकालना किसकी है इंटू 100 गुणा 100 की निकालना है। ये हमारे सामने कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन का खेल है। देखो यहां से हमें एक चीज देखना है कि भैया यूनिट इसमें क्या है 8 लाना है हमें, और इसके यूनिट डिजिट का गुणा करो 3 त्रिका 9। तो आप बताओ मुझे, यहां 9 है और यहां 8 है, तो आप 8 लाओ, तो आप बोलोगे 9 एकम
9 नहीं आ रहा यूनिट डिजिट, 9 दूनी 18, 18 की यूनिट डिजिट 8, मतलब सर ये 2 बार गुणा हुआ होगा, 2 बार, ठीक है 2 बार गुणा हुआ होगा, और जीरो कितनी होंगी पीछे, 1 2 3 4, तो आंसर तो आ गया हमारा क्या 20,000। और इसे दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं कि इसमें हम ये नीचे क्या है विषम संख्या है और ऊपर क्या है सम संख्या, तो ये तो कटने वाली है नहीं है आपस में, तो ये यहां पर कितनी जीरो बचेंगी, 1 2 3 4 जीरो बचेंगे, तो 4 जीरो वाला हमारा सिर्फ एक ही आंसर है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, इसका हम डिजिट सम बना सकते हैं। डिजिट सम अगर देखेंगे तो 3 और 1 4, 4 चौको 16, 16 का डिजिट सम 7, और 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 21 218 है, 8 और 6 14, 5 ये डिजिट सम आ गया। डिजिट सम में हर की वैल्यू 1 बनाते हैं, तो इसको 4 से गुणा किया, इसको 4 से गुणा किया, 7 चौक को 28, 8 और 2 10, एक डिजिट सम आ गया, 5 चौक को 20 2, जिसका भी डिजिट सम 2 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम 2 है, तो इसको डिजिट सम से भी कर लिया हमने। तो ये 3 तरीके की मेथड का उपयोग किया, ना कि हम 103 को 218 से काटने के लिए बैठ गए। तो ये कैलकुलेशन सीखना है, प्रैक्टिस सेट का यही फायदा है कि कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है। एक्स ने कुल 180 रुपए में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपए में 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन 12 होती है, तो 2 दर्जन 24 हो गई, 24 पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर दिखाना है आपको। तो एक पेन की कीमत निकाल लो, 180 रुपए में 40 पेंसिल हैं, तो एक पेंसिल 180/40 हो जाएगी, और 180 रुपए में 2 दर्जन मतलब 180 रुपए में 24 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 180/24 हो जाएगी। अब इनका हमें अंतर निकालना है, इनका हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। काटा 0 से 0, 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, 4.5 ये हो गया। इसको काटा 6 3 18, सॉरी 6 चौको 24, 6 3 18 और 0, 30/4, ये क्या हो गया 7.5 हो गया। इसका अंतर निकालो आप 7.5 और 4.5 का, तो आप बोलोगे सर 3 रुपए आ गया अंतर, तो ये हमारा आंसर हो गया कितना, 3 रुपए। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है हमारा, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में, वह भोजन तथा वृद्धाश्रम में। एक बार इसे आराम से पढ़ लो, ये बहुत अच्छा टाइप है, हर बार बनते हैं। देखो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि मान के चलो 100 यूनिट कमाता है, उसमें से वह, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, एक व्यक्ति है जो कि 100 यूनिट कमा रहा है, उसमें से 45%, तो 100 का 45% 45 यूनिट, 45 यूनिट उसने भोजन पर खर्च कर दिया, और 5% मतलब 100 का 5%, 5 यूनिट, 5 अपने कहां पर खर्च कर दिया, वृद्धाश्रम में खर्च कर दिया। तो अब आप बताओ 45 यहाँ खर्च कर दिया, 5 यहाँ कर दिया, मतलब 50 यूनिट तो उसने खर्च कर दिया। अब कितना बचा, 100 यूनिट में से 50 यूनिट गया, 50 यूनिट बचा, 50 यूनिट उसके पास बचा, और 50 यूनिट ही उसने कहाँ खर्च कर दिया। तो ये बोल रहा है कि वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल इतने रुपए खर्च करता है, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28,500। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0, 5 25, 5 7 35, 0, 570 एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की आय क्या होगी, तो ए की आय तो 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 570, तो 100 यूनिट बराबर 570 के पीछे 2 जीरो लगा दो, जो कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे देखना। ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट करता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसको 10 दिनों में पेंट कर सकता है। आपको दिनों की संख्या बतानी है, वो भी लगभग में बतानी है। यदि ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, यदि ये बोल रहा है ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर उसका साथ दें। समझने वाली बात आपको ये है दोस्तों, ये क्या बोलना चाह रहा है कि पहले दिन ए काम करें और दूसरे दिन ए का साथ बी और सी दें, तो ए प्लस बी प्लस सी काम करें। फिर अगले दिन भी क्या होगा, पहले ए, फिर अगले दिन देखो, पहले दिन ए ने काम किया, फिर उसके अगले दिन ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, फिर उसके अगले दिन ए काम करेगा, फिर उसके अगले दिन ये शामिल हो जाएंगे बी प्लस सी। मतलब इसका मतलब होता है एक दिन छोड़कर काम करना। एलसीएम लेना है हमें, ए 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी
8 दिनों में पेंट कर सकता है और सी 10 दिनों में। तो देखिए ए 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी 8 दिनों में पेंट कर सकता है और सी 10 दिनों में। अब इसका एलसीएम लेना है हमें। एक सेकंड में देख लूं दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या। तो देखिए ये 12 मिनट में कर सकता है, सॉरी ये 12 दिन में, ये 8 दिन में, ये 10 दिन में। अब एलसीएम लेना। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका, जो बड़ी वाली वैल्यू है इसका पहाड़ा पढ़ते जाओ ताकि ये दोनों कट जाए। 12 एकम 12, 12 से 8 और 10 कटता है नहीं, 12 दूनी 24, 24 से 8 तो कट जाएगा, 10 नहीं कटेगा, 12 तिया 36, 36 से 8 नहीं कटेगा, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 नहीं कट रहा, 72, 12 7 84, 12 8 96 कटा नहीं कटा, 12 नंबर 108, 12 धम 120। 120 जैसे ही आपने किया तो ये सब कट गए। 120 से 12 ये 10 बार कट जाएगा आपका। 120 आपका क्या कुल काम हो गया, ये 10 बार कट गया। इससे काटा तो ये 15 बार कट गया, इससे काटा तो ये 12 बार कट गया। तो ये दिन है और ये क्षमता आ गई कि भैया ए एक दिन में 10 और बी 15 काम और सी 12 काम कर सकता है। अब देखो ये बोला है कि दिनों की संख्या बताइए कंप्लीट काम को करने के लिए। अब ए पहले दिन कितना काम करेगा 10, पहले दिन कितना काम होगा 10 क्योंकि ए ही अकेला करेगा। दूसरे दिन कितना काम होगा, दूसरे दिन तो ये दोनों और जुड़ जाएंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 12 काम होगा। तो ये कितना हो गया 15 12 27 और 10 37। मतलब पहले दिन 10 काम होगा, दूसरे दिन 37 काम होगा। तो इन दोनों दिनों में कितना काम हुआ आपका 47 काम हुआ। तो 2 दिन में आपका 47 काम हुआ, 4 दिन में आपका कितना काम हुआ 94 काम हुआ। अब 5वें दिन कौन काम करेगा, 5वें दिन ए काम करेगा तो फिर ये 10 काम हो गया। और छठवें दिन ये ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारा 94 और 10 94 106 काम आ गया। अब बचा काम हमारा 14 और 14 काम कौन करना है ए प्लस बी प्लस सी करना है, ए प्लस बी प्लस सी को करना है। तो यहां तक हमारे कितने दिन हो गए 5 दिन हो गए क्योंकि 2 दिन में 47 तो 4 दिन में 94 और फिर 5वें दिन में ए अकेला करेगा तो ये 10 हो जाएगा तो 94 और 10 106। अब 5 दिन तो ये लग गए, उसके बाद कुछ और दिन लगेंगे पॉइंटों में, लेकिन यहां पर हमने आंसर देखा तो पॉइंट तक हमें जाना ही नहीं है। जब 5 दिन लग गए तो यहीं से हम आंसर मार्क कर देंगे। अदरवाइज आप 14/37 करोगे तब पॉइंट में लगभग आपका आंसर ये आएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार और देखना दोस्तों। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 1 से 2 हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो देख टाइम एंड वर्क क्या होता है, टाइम एंड वर्क में कुल काम क्या होता है, कुल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी कितनी क्षमता से काम कर रहा है इनटू टाइम। जैसे कि आप 5 पेज प्रति घंटा लिखते हो, ये आपकी क्षमता है। तो आप 10 घंटों में कितने पेज लिखोगे 10 घंटों में, ये टाइम है। तो आवर से आवर कट गया तो 5 धाम 50 पेज, ये 50 पेज ये क्या है कुल काम है। तो यही एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर कुल काम ये रहता है। अब देखो जरा 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 5 महिलाएं 8 दिन में कर सकती हैं, ये कुल काम हो गया। और इतना ही काम की बात कर रहे हैं तो काम बराबर है तो काम बराबर रख दो। उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं 8 बच्चे, तो 8 बच्चे गुणा 10, 8 से 8 कट गया तो यहां से वुमेन और बच्चों का रेशियो कितना आ गया दोस्तों 2/1 आ गया। तो 2 एफिशिएंसी महिलाओं की आ गई, 1 एफिशिएंसी किसकी आ गई बच्चों की। तो अब आपको क्या करवाना है 2 महिलाएं और 4 बच्चे, तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे, 2 महिलाएं तो 2 महिलाओं की एफिशिएंसी है 2 और 4 बच्चे 4 गुणा बच्चे की एफिशिएंसी है 1, 2 दूनी 4 और 4 8 काम करेंगे ये एक बार में। आपको पूरा काम करवाना है तो पूरा काम कितना है 2, मतलब 5 महिलाएं तो 5 महिलाओं की जगह 2 रख दिया और 8 दिन में कर सकती हैं, ये पूरा काम है। और इतनी एफिशिएंसी के साथ आपको करवाना है। 8 से 8 गया तो आंसर आ गया 5 दूनी 10 आंसर आ गया इसका। ये देखो 12वां क्वेश्चन है, इसका आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना है। ये वैसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको एग्जाम में
गलती करवाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन में लेकर आया हूं। देखिए चतुर्थ अनुपाती का मतलब ये है, या तो डायरेक्ट कर लीजिए आप कि √6 √8 1 2 3 चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो इसका चतुर्थ अनुपाती x है, ठीक है, इसका चतुर्थ अनुपाती x है। पास पास वालों का गुणा, जब भी चतुर्थ अनुपाती पूछे तो पास पास वालों का गुणा और दूर दूर वालों का गुणा, तो √8 इंटू √21 बराबर √6 इंटू x। अब देखो अंडर रूट में सॉल्व नहीं कर पा रहा है, सबका स्क्वायर कर दो। जब मैं √8 का स्क्वायर करूंगा तो ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, 8 इंटू 21 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। काटते हैं इसे, देखो 30 आता है 21, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यहाँ से आ गया x स्क्वायर बराबर आ गया 4 गुणा 7। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर मैं अंडर रूट लूंगा इसका तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और 7 का अंडर रूट 7 आ जाएगा, 2 √7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो जरा, यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि देखो एक कार 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति कर दे तो उसी दूरी को, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है दोस्तों, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाता है, या टाइम का रेशियो स्पीड के अपोजिट हो जाता है। कैसे? चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है तो आप देखो ये अपोजिट का रेशियो बन रहा है s व्युत्क्रमानुपाती 1/t हो जाता है। स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो रही, आधी कर रहा है। पहले मतलब अगर 2x थी तो अब उसने क्या कर दी, 1 कर दी, तो टाइम का रेशियो पलट जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, 2x और x, ये मन से माना है आप, 1 और आधी भी मान सकते हो, 4 और 2 भी मान सकते हो। आपको तो आधी करना है, इससे 2 है तो इसकी आधी, तो टाइम का रेशियो बदल जाएगा, 2:1 से क्या हो जाएगा, 1:2। मतलब पहले अगर टाइम कितना लग रहा था 1 यूनिट, तो अब टाइम लग रहा है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, पहले टाइम कितना लग रहा था 5 घंटे, 1 यूनिट बराबर 5। अब टाइम कितना लग रहा है 2 यूनिट, अब टाइम कितना लग रहा है 2 यूनिट, मतलब 10 घंटे लग रहा है। तो उसने क्या पूछा है हमसे, कितना अधिक समय लगा। पहले 5 घंटे लग रहा है, अब 10 घंटे लग रहा है, तो अधिक कितना लगा, 5 घंटे ही अधिक लगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 घंटे। चलिए दोस्तों, अब हम 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 और क्वेश्चन है इसके बाद, पेशेंस बना के रखिए, इन क्वेश्चन को सीखिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं कंसेप्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 40% छूट दे देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य का भुगतान करेगा। देखो, इसके लिए आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जब भी MRP से CP का रेशियो अगर आपको निकालना है तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब भी हमें MRP से CP का रेशियो निकालना है और हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिख जाए और डिस्काउंट परसेंट दिख जाए, तो देखो MRP क्या हो जाएगा 100 प्लस क्यों लगा रहे हैं, प्रॉफिट अगर होगा, और माइनस लगाएंगे अगर लॉस होगा। तो इसने क्या बोला है हमसे, 20% का लाभ, मतलब प्रॉफिट की बोला है, तो 20 कर दिया डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, यहां से 40% है तो 40 लिख दिया। इसका रेशियो ले लो, 100 प्लस 20 120 और 100 माइनस 40 60, 120/60 मतलब 2/1 ये रेशियो आ गया। मतलब MRP अंकित मूल्य आपका 2 यूनिट तो CP आपका 1 यूनिट। उसने क्या दिया है हमें, उसने दिया है आपको 2400 रुपये अंकित मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट क्रय मूल्य, 1 यूनिट की वैल्यू 1200 हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये करते कैसे हैं मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये करते कैसे हैं देखिए, जैसे कि 40% की छूट दी, मान के चलिए MRP, ये MRP 40% की छूट दी तो ये आ गया आपका 60%। MRP का 40% मतलब ये 60% आ गया, और या ये क्या बन गया, SP बन गया। और यहां से अगर मैं देखूंगा तो 20% का लाभ होता है, तो CP का 20% का लाभ मतलब 100% प्लस 20% 120%, तो ये मैंने यहां SP बना दिया
एस पी, ये भी एस पी, एस पी बराबर एस पी। अब मैंने एम आर पी बटे सी पी रखा तो 100 से ये 100 कट गया, एम आर पी कितना आ गया 120 और ये आ गया 60, तो फाइनली यही आता है। इसलिए हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देते हैं 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताना है। तो यात्रा के लिए औसत चाल का हमने एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, एवरेज स्पीड का 2xy। तो दोनों चाल है तो 2 गुणा 64 गुणा 16 2xy अपॉन x प्लस y, मतलब 64 प्लस 16 80। x क्या है हमारा यहाँ पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, y क्या है यहाँ पर आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप देखो काटोगे आप तो 16 पंजे 80, ये 5 बार चला गया, 64 दूनी 128, 128 बटे 5 करना है आपको, 128 बटे आपको 5 करना है। तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 छिक्का 30, 25.6 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू हुई, फिर 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 45 सेकंड के इस अंतराल पर बज रही हैं। तो आपको बताना है एक साथ ये कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी। तो हमें क्या टाइम दिया है 45 सेकंड, 36 सेकंड, 24 सेकंड। तो देखो मान के चलो पहली घंटी यहां बजी, फिर यहां बजी, फिर यहां बजी, तो ये पूरी एक फाइनल प्रोसेस पर कि ये तीनों एक साथ कब बजेगी। तो इस केस में हम क्या एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका 12, 18, 24, 36 और 45। बड़ी संख्या क्या है 45 है। इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा 90, अब 90 से 12 नहीं जाता, फिर एक बार और पढ़ दिया 9 3 9 2 45 90 9 3 27 270 देखा नहीं जा रहा, 360 देखा 360, 360 से 12 18 24 36 30 चला गया, मतलब 360 सेकंड बाद बजेगी। मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 360 सेकंड में 360 बटे 60 6 मिनट, 6 मिनट बाद बजेंगी एक साथ। तो अगर अभी 9 बजे बज रही हैं तो 6 मिनट बाद मतलब 9:06 पर फिर से ये 7 बजना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो कितने समय बाद इतना हो जाएगा। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है दोस्तों, और हमने सीआई के टॉपिक जो कि मैं बेसिक से करवा रहा हूं उसमें मैंने बताया है कि ये आपको हिंट रहती है ऐसे क्वेश्चन में जब भी टाइम निकालना हो। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 होता है प्रिंसिपल, 1 होता है सीआई, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 10 से 11। अब देखो अगर 1 साल बाद होगा तो इसकी पावर 1 मिलेगी, 2 साल बाद होगा तो इसकी पावर 2 मिलेगी, 10 की पावर 2 11 की पावर 2, 4 साल बाद होगा तो इसकी पावर 10 की घात 4 और 11 की घात 4 मिलेगी। तो ये फॉर्मेट यहां से बन जाता है। तो यहां से हमें ये हिंट मिल जाती है कि हम इसको और इसको जब भी काटेंगे तो हमें 10 और 11 का जितना स्क्वायर मिलेगा तो 2 साल, क्यूब मिलेगा तो 3 साल, इस तरीके से चलता है। तो हम ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, यहीं से देख लिया हमने। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो ले रहे हैं हम। पहले इसे हमने 8 से काटा, तो 8 से काटा हमने तो ये आ गया हमारा 4 0। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट को 8 से काटा तो 8 एकम 8, बचा कितना 3, 8 चौको 32, 8 6 48, 8 चौको 32 और 8 एकम 8। अब देखो यहां से हमने देखा और क्या कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये सम आ गया, ये भी सम आ गया। तो ये स्क्वायर क्यूब घात 4 किसका है, ये 10 की घात 4 है। अगर यहां 10 की घात 4 बन गया तो ये फाइनली 11 की घात 4 बन जाएगा। तो यहां पे देखो 10 की घात 4 मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 करोगे, 11 को अगर आप 4 बार गुणा करोगे, 11 की पावर 2 121, फिर 11 की पावर 2 121, जब आप इसका गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये 10 की घात 4 11 की घात 4, अगर पावर 4 है तो ये कितने साल बाद हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा इतना, तो ये 4 वर्ष में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मेंसुरेशन से है, और मेंसुरेशन में हमने आपको क्या बताया था कि कौन अगर है शंकु तो उसके फॉर्मूले, जैसे कि वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच और इसका
कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, पाई आर एल। अब अगर हम चले बेलन की ओर चले, बेलन का वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया रहता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया रहता है 2 पाई आर प्लस एच। तो अब हमें फॉर्मूले क्लियर है, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पुट करना है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाने की बात कर रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, जब भी पिघलाने की बात होगी, मेल्टिंग की बात होगी, वहां हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो पिघलाने की बात कर रहा है तो वॉल्यूम 1/3 पाई, शंकु का वॉल्यूम कर रहा था 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर कितना है 9, तो 9 गुणा 9 आर स्क्वायर, एच कितना है 15। ठीक है, वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास ज्ञात करना है आपको दोस्तों, व्यास। तो बेलन का व्यास ज्ञात करना है। अब हमने इसे पिघला दिया और इसे पिघला कर ही हम क्या बना रहे हैं, बेलन। तो पिघलाने की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। तो बेलन का वॉल्यूम क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी है हमें, 45 दी है। देखो पाई से ये पाई गया, 3 से ये 3 बार गया, और 15 से ये 3 बार गया, और इस 3 से ये 3 गया। अब हमारे पास आर स्क्वायर बराबर है 9, तो आर बराबर हो जाएगा 3। आर बराबर 3, तो ये तो रेडियस आई है 3, लेकिन उसने हमसे पूछा है व्यास। तो व्यास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो व्यास क्या रहता है, व्यास रहता है ये रेडियस भी मिला दो तो ये पूरी लाइन रहती है व्यास, मतलब डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है 2r। तो अगर r बराबर आपकी 3 है तो 2 गुणा r, 2 3 6, ये हो जाएगा आपको। मैं बिल्कुल बेसिक से भी बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिन एकदम स्पीड नहीं आ रही होगी उनकी, लेकिन हम जब 8-10 सेट बेसिक से भी सॉल्व करते चलेंगे तो एक माइंड फ्रेमिंग ये बन जाएगी कि हमारे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंसेप्ट दिमाग में आ जाएंगे। इसके बाद हम बहुत स्पीड से सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलना है और हमें कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। मोहन एक टेबल इतने रुपए में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है, टेबल का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 100% अगर क्रय मूल्य है और लाभ 18% है, मतलब 118% विक्रय मूल्य है। अब एक टेबल को इतने रुपए में बेच रहा है, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू 118% बराबर 2832 दिए, तो 100% निकालना है। तो मेरी बात सुनो, 1% क्या हो जाएगा, 2832 डिवाइडेड बाय 118। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% लिया तो 100% की वैल्यू इंटू 100। अब मेरी एक बात बताओ, आप इसको सॉल्व करने वाले हो या फिर आप 8 में किसका गुणा करें कि 2 आ जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 4 का गुणा करें, 4 का गुणा करें। तो यूनिट डिजिट 4 आपको किस में दिख रही, इसमें भी दिख रही और इसमें भी दिख रही है। ठीक है, अब क्या करें, इसमें डिजिट सम लगा लेते हैं। 8 और 1 9 और 1 10, एक डिजिट सम आ गया। 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 6 डिजिट सम आना चाहिए। 4 और 2 6, 6 डिजिट सम इसमें है। 4 और 4 8 और 2 10, इसमें नहीं है, इसमें तो डिजिट सम 1 है। 8 और 4 12, 12 और 2 14, इसमें तो 5 डिजिट सम है। 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिट सम 7 है। हमने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन हमने सॉल्व कर दिया, किससे से, डिजिट सम से हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 41 हो जाएगी 1, 42 43, 43 हो जाएगी 44 45 46 47, 48 49 तो होंगी नहीं, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये वाला सेट कंप्लीट होता है। हम अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैथ का लाने वाले हैं और साथ में एक प्रैक्टिस सेट अब रीजनिंग का भी लाने वाले हैं। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि रेलवे हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका एसएससी जीडी हो या कुछ भी हो, उसमें मैथ रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और वही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं और इनसे ही हम पेपर में सिलेक्ट हो सकते हैं मैथ रीजनिंग से, क्योंकि ये हमें पूरे में से पूरे नंबर दिलवाते हैं। तो मैथ रीजनिंग पर हमें विशेष फोकस करना है। प्रैक्टिस सेट लगाने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट ना कर पाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।